नमस्कार बच्चों, अपन पढ़ रहे थे गैसीय अवस्था। गैसों में कौन कौन से गुण होते हैं, गैस किस प्रकार से गति करती है, या गैसों में गैस के कणों का आकार कैसा होता है, ये सब बातें अपन ने पूरे वीडियो में पढ़ी। आज अपन बात करेंगे गैसीय जो अवस्था है उसके लिए वान डेर वाल्स समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण है वान डेर वाल्स समीकरण। सामान्यतः क्या होता है, वान डेर वाल्स समीकरण का निर्माण दो प्रकार के संशोधनों से होता है। एक होता है आयतन संशोधन, दूसरा होता है दाब संशोधन। तो वान डेर वाल्स समीकरण दो प्रकार के संशोधनों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला कहलाता है आयतन संशोधन, आयतन संशोधन जिसको कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। दूसरा होता है दाब संशोधन, जिसको कहते हैं प्रेशर करेक्शन। तो ये समीकरण है, वान डेर वाल्स समीकरण दो प्रकार के संशोधनों के बाद में बनती है। पहला आयतन संशोधन, दूसरा दाब संशोधन। तो अपन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें आयतन संशोधन की। आयतन संशोधन ये अपन जानते हैं कि गैस के कण अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जिनको ठोस गोलाकार कण या प्रत्यास्थ कण माना जाता है। ये अपनी गैसों की अभिधारणा पढ़ेगी। गैस के कण सूक्ष्म होते हैं, ठोस गोलाकार होते हैं। गैस के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल का मान 0 होता है। और गैस का आयतन, कण का आयतन बहुत नगण्य माना जाता है, 0 माना जाता है, लगभग 0 के इक्वल। जबकि गैस का आयतन अपन ये कहें कि जिस पात्र में गैस भरी होती है उस पात्र का जो आयतन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, गैस का आयतन। पात्र का आयतन है गैस का आयतन। जैसे मान लो मैंने कोई पात्र लिया, ये कोई पात्र है बीकर है और जिसके अंदर गैस भरी हुई है, और गैस का कोई कण है। कण को अपन मानते हैं कि जो गैस का कण होता है, गैस का कण वो कैसा माना जाता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप होता है, गोलाकार होता है। गैस का कण गोलाकार है और ये गैस का कण है, मान लो ये गोलाकार गैस का कण है। और ये गैस का कण अन्य कणों से स्पर्श करता हुआ होता है इस प्रकार से। और दो कणों के मध्य की दूरी, जिसको अपन जैसे कण और ये कण, इन दोनों कणों के मध्य की दूरी जिसको मैं सिग्मा से लिखूंगा। गैस के कण है गोलाकार होते हैं और दो कणों के बीच की, जो केंद्रों के बीच की दूरी है उसको सिग्मा से कहते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा बराबर दो कणों के केंद्रों के मध्य की दूरी, दो कणों के केंद्रों के मध्य की दूरी, केंद्रों के मध्य की दूरी है जिसको मैं सिग्मा से लिखता हूं। क्लियर? अब जो ये गैस का कण है, यहां से इसके केंद्र से मैंने कोई छायांकित भाग बनाया इस प्रकार से, तो एक गोलाकार स्पेस आता है। तो छायांकित भाग उसको बोलते हैं, एक गोलाकार स्पेस है। तो गैस का कण जितना आयतन घेरता है, मान लो पात्र का आयतन क्या है, माना पात्र का आयतन V है, पात्र का आयतन कैपिटल V है, और गैस के कणों द्वारा घिरा हुआ आयतन कितना, पात्र का आयतन, वो पात्र के आयतन में से जो स्पेस बच जाता है, जैसे कणों के बीच की जगह, जिसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वर्जित आयतन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जिसको वर्जित आयतन कहते हैं। जहां गैस के कण नहीं होते हैं वो जगह या स्थान जहां गैस के कण नहीं होते हैं, वर्जित आयतन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जैसे मान लो ये दो कण, इनके बीच में जो स्थान है, स्पेस है, ऐसे खूब सारे गैस के कण पात्र भरे हुए हैं और पात्रों के गैस के कणों के मध्य स्थान है, स्पेस है, क्योंकि गैस के कणों को क्या माना गया, गोलाकार प्रत्यास्थ कण। तो गैस के कणों के मध्य जो स्थान है, जिसको संपूर्ण स्थान माना मिलाकर के अपन बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वर्जित आयतन। और जिसको माना कि मैंने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसको B माना, कि जो गैस के कणों का वह स्थान जो गैस के कणों द्वारा नहीं घेरा जाता है, बचा रहता है, वो स्थान क्या कहलाएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वर्जित आयतन, जिसको मैं 20 से लिखता हूं। तो एक तरह से कहें कि आदर्श आयतन कितना हुआ, आदर्श आयतन
जो गैस के कणों के द्वारा घिरा हुआ स्थान है वो आदर्श आयतन हो गया। तो आदर्श आयतन जिसको मैं लिखूं VI बराबर कुल आयतन V है उसमें से वर्जित आयतन घटा देंगे तो बचा हुआ आयतन आएगा वो आदर्श आयतन आ जाएगा, जिसमें रियल में गैस के कण स्थित है वह स्थान आदर्श आयतन। कुल आयतन में से जो रिक्तिका है उसको अपन ने रिक्तिका का आयतन को घटा दिया जिसको B कहते हैं, तो कुल आयतन में से रिक्तिका का आयतन घटा दिया तो बचा हुआ आयतन क्या कहलाएगा? आदर्श आयतन, रियल। अब अपन बात करें सिंपल सी कि जैसे मान लो ये गोला है छायांकित भाग, तो छायांकित गोला है, छायांकित भाग का आयतन, भाग का आयतन। अब छायांकित भाग का आयतन मतलब छायांकित भाग यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एक गोला बन गया स्फेरिकल से, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/πr³ पाई r क्या रेडियस है, और यहाँ छायांकित भाग के लिए रेडियस हो गया दोनों गोलों के व्यास के बराबर। तो मैं बोलूं कि सिग्मा क्यूब 4/3 सिग्मा छायांकित भाग का, छायांकित भाग की जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक होगी और वो सिग्मा के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, मतलब दो गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी एक तरह से व्यास के बराबर होगी 4/3 सिग्मा। अब एक कण का आयतन गैस के एक कण इस कण का आयतन मान लो ये दूरी σ/2 होगी, तो गैस के एक कण का आयतन 4/3 πr³ r σ/2 का हो गया। ये हो गया 4/3 π σ³ r है। तो इस तरह से 4/3 π σ³ गैस के एक कण का आयतन, गैस के कितने कण का आयतन? एक कण का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4/3 π σ³ r हो गया। तो ऐसे अपन एक कण का आयतन निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ आयतन संशोधन। आयतन संशोधन का मतलब पात्र में वह स्थान जहां पे गैस के कण नहीं होते हैं, गैस के कणों के मध्य का स्थान जहां पात्र में कवर नहीं करते हैं वो वॉल्यूम। जैसे मान लो गैस का एक कण, ये दूसरा कण, ये तीसरा, तो ये बीच में जो स्थान बचा हुआ होता है वो कहलाएगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वर्जित आयतन B। तो कुल आयतन में से वर्जित आयतन घटा दो तो बचा हुआ आयतन क्या कहलाएगा? आदर्श आयतन, जिसमें गैस के कण निश्चित रूप से स्थित है वो स्थान आदर्श आयतन हो गया। इसको मैंने समीकरण 1 दे दी। तो ये तो बात भी आयतन संशोधन की। ऐसे ही गैस के कण गति करते रहते हैं पात्र में, और गति करते हैं तो पात्र की दीवारों से टकराते हैं, तो गैस के कणों पर क्या लगेगा? दाब लगेगा, इसलिए उसको कहते हैं दाब संशोधन, वॉल्यूम प्रेशर करेक्शन कहते हैं उसको। दाब संशोधन कर दो, प्रेशर करेक्शन कर दो, तो दाब संशोधन। अब अपन दाब संशोधन की बात करें तो ध्यान रखना, दाब संशोधन, आयतन संशोधन तो हो गया V - B। अब बात करें दाब संशोधन की, और दाब संशोधन के लिए जैसे मान लो ये गैस पात्र है और इस पात्र के अंदर गैस के कण भरे हुए हैं। जैसे मान लो ये एक कोई गैस का कण है, अब इस पे दाब चारों सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है, समरूप प्रेशर लगता है। जैसे कण गति करते हुए B पात्र की दीवार से टकराता है तो दीवार से वापस प्रेशर लगेगा इसके ऊपर। अगर पात्र के अंदर कोई गैस का कण है, जिसको मैं बोलूं दूसरा पार्ट है दाब संशोधन। दाब संशोधन में बात कर रहे हैं कि गैस का कण, ये क्या है? गैस का कण है, गैस का कण, और इस गैस के कण पे सभी दिशाओं में समरूप रूप से समान रूप से दाब होता है। सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगता है। ठीक है, गैस का कण पात्र के अंदर स्थित है और उसमें सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगता है। अब कोई गैस का कण पात्र की दीवार से टकराता है तो गैस पात्र की दीवार के द्वारा गैस के कण पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा। तो पात्र की दीवार जो प्रेशर लगाएगी और गैस के कण के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं और एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं।
तो पात्र की दीवार द्वारा लगाया गया बल बराबर हो जाता है गैस के कण पर लगना बल, गैस के कण पर लगा बल। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। तो मैं कहूँ ये एक तरह से ये कहूँ कि जो आदर्श दाब है उसको मैं बोलूँ PI, वो कुल दाब में से गैस के कण दीवार जो दाब लगा उसको ऊपर ऐड कर देंगे तो उसको मैं लिखूं P डैश लिखूं। तो आदर्श दाब क्या हो गया, कुल दाब गैस के कणों का जो दाब है वो और पात्र की दीवार द्वारा जो दाब लगा वो दोनों को मिला करके P प्लस P डैश हो गया। अब गैस के कणों पात्र के अंदर भरे हुए हैं तो जो कणों द्वारा जो दाब दीवार के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है गैस के कणों पे वो घनत्व के गैस के कणों के घनत्व के वर्ग के समानुपाती होता है। P डैश समानुपाती होता है रो स्क्वायर के। अब रो क्या है, गैस के इकाई आयतन पर लगने वाला बल जिसको हम बोलूं घनत्व है, डेंसिटी। और घनत्व है रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन m बटा v। अब गैस के कण निश्चित है, इसका मतलब m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया कांस्टेंट। निश्चित है तो द्रव्यमान क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। m कांस्टेंट है तो p समानुपाती हो गया 1/v। घनत्व है p नहीं रो, घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, घनत्व आयतन के व्युत्क्रम। और यहाँ पे है रो स्क्वायर तो मैं लिखूं रो स्क्वायर समानुपाती 1/v स्क्वायर कर दो। इस घनत्व का वर्ग करेंगे तो v का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो रो स्क्वायर समानुपाती 1/v स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूं p डैश बराबर हो गया p डैश समानुपाती 1/v स्क्वायर के बराबर हो गया, क्योंकि रो स्क्वायर समानुपाती 1/v स्क्वायर और p डैश समानुपाती रो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हो गया इसके समानुपाती हो गया p डैश। यहां तक क्लियर। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, जब समानुपाती हटाएंगे p डैश बराबर तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जैसे मान लो मैंने a लिखा, a कोई कांस्टेंट आ गया a/v स्क्वायर और p डैश का मान इसमें रख दो, इसको समीकरण 2 दे दो तो p डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण क्या हो जाएगी, PI बराबर P प्लस A/v स्क्वायर हो गया। तो PI बराबर A/v स्क्वायर। अब अपन बात करें आदर्श गैस समीकरण की। आदर्श गैस समीकरण पूर्व में अपने डिवाइड की थी, डेराइव की थी। PI VI बराबर RT, एक मोल गैस के लिए आदर्श समीकरण PV बराबर RT। PI आदर्श आयतन बराबर RT। PI का मान कितना है, पूर्व में PI का मान ये ना, तो P प्लस A/v स्क्वायर। VI का मान अपने पढ़ा है, VI बराबर V माइनस B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, पूर्व में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा आयतन संशोधन। तो ये हो गया V माइनस B बराबर RT। तो ये एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण कहलाता है। एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण। और मान लो n मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण निकाले हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूं 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण P प्लस A/v स्क्वायर V माइनस B बराबर RT। ये डिराइव किया आपने। और यदि n मोल गैस है
तो ये हो जाएगी p प्लस n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर v माइनस एन बी बराबर एन आर टी। वेरी इंपॉर्टेंट वान डेर वाल्स समीकरण। यहाँ पे जो a और b है इनको कहते हैं वान डेर वाल्स स्थिरांक, इनको कहते हैं वान डेर वाल्स स्थिरांक। तो बहुत बार आपके एग्जाम में इसी लीजिए कि p प्लस एन स्क्वायर a अपॉन v माइनस एन बी बराबर एन आर टी होता है। तो अपन आयतन संशोधन, दाब संशोधन के द्वारा ये वान डेर वाल्स समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।